हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ आरबी प्रसाद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरबी एडू पॉइंट। दोस्तों, जैसा कि जानते हैं कि अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम फिजिक्स, मैथ और साइंस से संबंधित फैक्ट्स को देते रहते हैं। तो यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पिछले वीडियो क्लिप में हमने परमाणु लूप के द्विध्रुव आघूर्ण के विषय में देखा था, या फिर कह लें कि परमाणु में घूम रहे इलेक्ट्रॉन के द्विध्रुव आघूर्ण के विषय में देखा था। आज हम देखेंगे कि किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में यदि कोई चुंबकीय द्विध्रुव है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। तो यहाँ पर हम एक धारावाही लूप लिए हैं जो चुंबकीय द्विध्रुव के रूप में है, और दूसरा चुंबकीय द्विध्रुव लिए हैं जिसका पोल NMS है। तो ऐसी स्थिति में इन दोनों ही चुंबकीय द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा के लिए हम फार्मूला का डेरिवेशन करेंगे। तो अभी तक हम स्थितिज ऊर्जा के रूप में जानते हैं कि किसी वस्तु को विशेष स्थिति में ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है वही कार्य उसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। तो ये हमारा एक चुंबकीय द्विध्रुव है जिसका अक्ष N से S को मिलाने वाली रेखा है, और ये एक बाह्य चुंबकीय क्षेत्र B में स्थित है। और इस चुंबकीय द्विध्रुव पर किसी समय लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण टाउ इक्वल टू MB साइन थीटा होता है। यहाँ पर M क्या है? चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है। B बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, और थीटा द्विध्रुव के अक्ष B के बीच का कोण है। और ये कोण यहाँ पर थीटा है। जैसे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा हम चुंबकीय बल रेखाओं से दिखाए हैं, और ये N से S को मिलाने वाली रेखा जो है अक्ष है। तो इस चुंबकीय द्विध्रुव का अक्ष और चुंबकीय क्षेत्र B के बीच का कोण थीटा है। यहाँ पर भी अगर हम देखें तो ये धारावाही लूप को हम ले सकते हैं, और ये धारावाही लूप का ये अक्ष होगा। तो इस अक्ष और चुंबकीय क्षेत्र B के बीच का कोण थीटा ही है। तो ये हम देखें कि टाउ इक्वल टू MB साइन थीटा इस चुंबकीय द्विध्रुव पर लगने वाले चुंबकीय बलयुग्म का आघूर्ण है। अब इस आघूर्ण के तहत यदि हम इस चुंबकीय द्विध्रुव को घुमाएंगे, कोणीय विस्थापन देंगे, तो इस पर हमको कार्य करना पड़ेगा, और जितना कार्य करना पड़ेगा वही कार्य इसमें क्या होगी? विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगी। और हम जानते हैं कि कार्य W इक्वल टू एक तो होता है F इंटू S बल गुणे विस्थापन, और दूसरा होता है W इक्वल टू टाउ इंटू थीटा। टाउ क्या है? बलयुग्म का आघूर्ण है, और थीटा क्या है? कोणीय विस्थापन है। तो ये दोनों फार्मूले तब लगते हैं जब F तथा टाउ नियत होता है। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं टाउ इक्वल टू MB साइन थीटा में टाउ थीटा पर डिपेंड करता है। जिस स्थिति में ये चुंबकीय द्विध्रुव रहेगा उस स्थिति के अनुसार उस पर टाउ लगेगा। अब यहाँ पर चुंबकीय बलयुग्म का आघूर्ण कांस्टेंट नहीं है, और जब चुंबकीय बलयुग्म का आघूर्ण कांस्टेंट नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में न तो ये फार्मूला डायरेक्ट लग सकता है और न तो ये फार्मूला डायरेक्ट लग सकता है। तो इस स्थिति में हम अत्यंत सूक्ष्म विस्थापन में अत्यंत सूक्ष्म कार्य निकालते हैं, और ये विस्थापन इतना कम होता है कि उस विस्थापन के दौरान हम बलयुग्म के आघूर्ण को कांस्टेंट मान के चलते हैं। तो मान लेते हैं कि इस चुंबकीय द्विध्रुव में कोणीय विस्थापन d थीटा दिया जा रहा है, और इस d थीटा के दौरान टाउ का मान कांस्टेंट है। तो क्या लेंगे कि किसी चुंबकीय द्विध्रुव पर d थीटा अत्यंत सूक्ष्म कोणीय विस्थापन देने पर किया गया अत्यंत सूक्ष्म कार्य dW इक्वल टू टाउ इंटू d थीटा, और यहाँ से हो जाएगा dW इक्वल टू टाउ का मान MB साइन थीटा d थीटा। ये इस स्थिति में है थोड़ा सा विस्थापन d थीटा दिया जा रहा है, और इस d थीटा विस्थापन के दौरान हम टाउ के मान को कांस्टेंट मान रहे हैं, तभी हम इस फार्मूले को लगा सकते हैं। तो ये हो गया हमारा अत्यंत सूक्ष्म विस्थापन d थीटा पर किया गया कार्य dW। अब मान लेते हैं कि इस चुंबकीय द्विध्रुव को θ1
कोणीय स्थिति से थीटा 2 कोणीय स्थिति तक विस्थापित किया जाता है। यानी ये चुंबकीय द्विध्रुव प्रारंभ में थीटा 1 कोणीय स्थिति में था और इसको घुमा करके थीटा 2 स्थिति में कर दिया गया है। तो किया गया पूरा कार्य क्या होगा, हम इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो क्या लिखेंगे कि चुंबकीय द्विध्रुव को प्रारंभिक स्थिति थीटा 1 से अंतिम स्थिति थीटा 2 तक विस्थापित करने में किया गया संपूर्ण कार्य। ये अगर हम लिखें W तो W इक्वल टू हो जाएगा dW को हम इंटीग्रेट करेंगे कहाँ से कहाँ तक, थीटा 1 से थीटा 2 तक, और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन थीटा 1 टू थीटा 2 और dW का मान रखेंगे mb साइन थीटा d थीटा। अब ये W इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन थीटा 1 टू थीटा 2 mb साइन थीटा d थीटा, और ये बन के आएगा साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा होगा, तो mb माइनस कॉस थीटा, और लिमिट रखेंगे थीटा 1 से थीटा 2 तक, और इसको जब हम हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, W इक्वल टू mb कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। ये तो इसको हम हल करेंगे तो आ जाएगा mb कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। क्यों, क्योंकि ये माइनस है। अब इसको प्लस करेंगे तो ये लिमिट उलट जाएगा, थीटा 2 से थीटा 1 हो जाएगा। तो एक बार थीटा की जगह थीटा 1 रखेंगे, दूसरी बार थीटा की जगह थीटा 2 रखेंगे, तो हो जाएगा mb कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। ये हो गया हमारा इस द्विध्रुव पर किया गया कार्य W। और आप जानते हैं कि इस द्विध्रुव पर किया गया कार्य W ही क्या होती है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है। तो क्या लिखेंगे, चूंकि द्विध्रुव पर चुंबकीय बल युग्म आघूर्ण टाउ के विरुद्ध किया गया यही कार्य चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव की चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा होगी। अतः चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा U बराबर mb cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। अब हम द्विध्रुव के किसी एक स्थिति में उसकी स्थितिज ऊर्जा को 0 मान सकते हैं। तो यदि थीटा के 90 डिग्री पर स्थितिज ऊर्जा U इक्वल टू 0 माने तो इसे थीटा 1 इक्वल टू 90 से थीटा 2 इक्वल टू थीटा तक घुमाने में थीटा कोणीय स्थिति पर स्थितिज ऊर्जा प्राप्त होगी। अतः थीटा कोणीय स्थिति पर स्थितिज ऊर्जा U थीटा इक्वल टू, अब यहाँ पर थीटा 1 की जगह 90 रखेंगे और थीटा 2 की जगह थीटा रखेंगे, तो U थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, mb cos 90 माइनस cos थीटा। क्या हो जाएगा यहाँ से, U थीटा इक्वल टू माइनस mb cos थीटा, माइनस mb cos थीटा। अब थीटा के अलग अलग मान पर हम इस चुंबकीय द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा को निकालेंगे। तो क्या लिखेंगे कि प्रथम स्थिति थीटा इक्वल टू 0 पर U 0 स्थितिज ऊर्जा U थीटा इक्वल टू ये है। तो प्रथम स्थिति थीटा इक्वल टू 0, यानी जब चुंबकीय द्विध्रुव इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो तब ऐसी स्थिति में स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, U0 इक्वल टू माइनस mb cos 0, और ये क्या हो जाएगा, U0 इक्वल टू माइनस mb। और ये उस स्थिति में चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा है जब ये चुंबकीय द्विध्रुव चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में है, यानी ये थीटा का मान 0 है। अब आगे लिखते हैं दूसरी स्थिति, जब थीटा इक्वल टू क्या लिखे, 90 डिग्री लिखें, यानी ये चुंबकीय द्विध्रुव चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत हो। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा,
U90, अब थीटा की जगह 90 हो गया, इक्वल टू माइनस एम बी कास 90, और ये क्या हो गया, 0 हो गया। यानी U90 इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। जिसको हम माने भी हैं कि यदि थीटा का मान 90 डिग्री रखें तो चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा 0 रहेगी, तो यहाँ पर हमारा 0 आ गया। अब तीसरी स्थिति देखते हैं। तीसरी स्थिति में यदि थीटा इक्वल टू 180 डिग्री हो तो U180 इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस एम बी कास 180, और ये क्या हो जाएगा, U180 इक्वल टू माइनस एम बी इंटू कास 180 का मान -1, क्या हो जाएगा यहाँ से, U180 बराबर एम बी, ये प्लस में होगा। ठीक, अब 3 स्थिति हुई। जब चुंबकीय द्विध्रुव चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में है तो ऐसी स्थिति में U का मान -mb हो गया, और यदि लंबवत दिशा में है तो U का मान 0 हो गया, और यदि इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के अपोजिट दिशा में है तो U का मान क्या हो गया, +mb हो गया। यानी चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा सबसे कम तब है जब यह चुंबकीय द्विध्रुव चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में है, और सबसे अधिक कब है, जब यह चुंबकीय द्विध्रुव चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में है। तो आप इस चीज को जान लें कि जब किसी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम होती है तो वो अस्थायी स्थिति में होता है। तो इन तीनों में न्यूनतम स्थिति क्या है, U0 में -mb है, U90 में 0 है, और U180 में +mb है। तो सबसे कम क्या है, ये स्थिति है। इस द्विध्रुव की चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा सबसे कम प्रथम स्थिति में है जब वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में है, और अगर चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम है तो ये कौन सी स्थिति हो जाती है, अस्थायी संतुलन हो जाती है। अस्थायी संतुलन, यानी जब ये चुंबकीय द्विध्रुव चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में है तो वो अस्थायी संतुलन में है, और सबसे अधिक जब चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा होती है तो वो अस्थायी संतुलन में होता है। अस्थायी संतुलन, जब किसी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम होती है तो वो अस्थायी संतुलन में होता है, और अधिकतम होती है तो अस्थायी संतुलन में होता है। तो जब चुंबकीय द्विध्रुव अस्थायी संतुलन में है तो उसकी चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा +mb है, और अस्थायी संतुलन में है तो -mb है, और चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिशा में चुंबकीय द्विध्रुव है तो उसकी चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा 0 है। तो एक क्वेश्चन बनता है कि इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में चुंबकीय द्विध्रुव है और उसको घुमा करके उसके अपोजिट दिशा में कर दें तो उसकी स्थितिज ऊर्जा में कितना परिवर्तन हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे कि यदि चुंबकीय द्विध्रुव को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, इसको हम लिख सकते हैं अस्थायी संतुलन, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में चुंबकीय द्विध्रुव है तो चुंबकीय स्थिति ऊर्जा न्यूनतम है, यानी उस स्थिति में वो अस्थायी संतुलन में है। सी चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा थीटा इक्वल टू 180, या कह लें अस्थायी संतुलन, घुमाने में किया गया कार्य। अब किसी भी वस्तु पर किया गया कार्य उतना ही होता है जितना कि उसकी ऊर्जा में परिवर्तन होता है। तो यहाँ पर इस चुंबकीय द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा है तो घुमाने में उसके स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन होगा, तो जितना स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन होगा उतना ही किया गया कार्य होगा। तो क्या लिखें, किया गया कार्य बराबर थीटा इक्वल टू 0 से थीटा इक्वल टू 180 तक घुमाने में स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन। तो ये कार्य W इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा U। स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन को डेल्टा U लिख रहे हैं, और ये हो जाएगा इक्वल टू अंतिम स्थिति में चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा +mb है, प्रारंभिक स्थिति जब थीटा इक्वल टू 0 है में क्या होगा, -mb। ये यहाँ से अब दोनों मिला क्या हो जाएगा, W इक्वल टू +2mb। ये इतना
कार्य होगा और इतना ही क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन होगा। तो इस चुंबकीय द्विध्रुव को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से घुमा करके उसके अपोजिट दिशा में कर दें, या थीटा इक्वल टू 0 से घुमा करके थीटा इक्वल टू 180 कर दें, तो ऐसी स्थिति में उस पर जो कार्य करना पड़ेगा वो उसके स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होगा, और जिसका मान होगा 2mb। तो ये हमारा हो गया कि किसी वाय चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, और उसे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से अपोजिट दिशा में घुमाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। साथ ही इस चुंबकीय द्विध्रुव के विभिन्न स्थितियों में उसकी चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी। जब वह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में है तो चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा -mb होगी, और जब चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिशा में है तो चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा 0 होगी, और उसके अपोजिट दिशा में है तो चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा +mb होगी। तो ये हमने देखा। अब ये तो रहा हमने पूरा का पूरा टॉपिक इस चुंबकीय द्विध्रुव को लेकर के किया है। यहाँ पर धारावाही लूप है, और धारावाही लूप है तो जहाँ जहाँ हम यम लिखे हैं वहाँ क्या लिख देंगे, IA लिख देंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि धारावाही लूप के लिए m = IA होता है। और यहीं पे अगर कुंडली हो कई लूपों वाली तो m = क्या लिख देंगे, NIA लिख देंगे। क्यों? क्योंकि इस कुंडली में कई लूप होते हैं। यदि लूपों की संख्या n है और उसमें धारा I प्रवाहित हो रही है और कुंडली के तल का क्षेत्रफल A है तो m = क्या लिख देंगे, NIA लिख देंगे। तो इन्हीं सब फार्मूले में जहाँ जहाँ m होगा वहाँ वहाँ हम IA लिखेंगे तो धारावाही लूप की चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा मिलेगी, और NIA लिखेंगे तो धारावाही कुंडली की चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा मिलेगी। तो इस तरह से हमने एक वाय चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव की चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा के लिए विभिन्न स्थितियों में फार्मूलों को देखा, और साथ ही देखा कि इस चुंबकीय द्विध्रुव को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से उसके अपोजिट दिशा में घुमाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। और इसी के सहारे हमने देखा कि धारावाही लूप की चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा के लिए m की जगह हम क्या लिख देंगे, IA लिख देंगे, और धारावाही कुंडली के लिए चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा में हम m की जगह NIA लिख देंगे। तो उम्मीद करते हैं कि टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर इसमें किसी प्रकार की समस्या है तो आप हमारे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी समस्या का समाधान करेंगे, और यदि वीडियो क्लिप पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे ताकि हमारे द्वारा दिए गए हर वीडियो क्लिप का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज बस इतना ही। अगला टॉपिक अगले वीडियो क्लिप में। एक बार फिर आपके भविष्य के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।